नमस्ते। चलिए आज उन चीजों की कहानी समझते हैं जो हम रोज इस्तेमाल करते हैं। ये कहानी हमारे चारों ओर की दुनिया की है और इसकी शुरुआत होती है धरती से मिले कुछ खास तोहफों से। हम इन्हें कहते हैं प्राकृतिक संसाधन। जरा एक पल के लिए रुकिए और अपने आसपास की चीजों को देखिए। जिस कुर्सी पर हम बैठे हैं, जो फोन हाथ में है या जो कपड़े पहने हैं, कभी सोचा है ये सब आखिर आते कहाँ से हैं? इनकी इनकी जड़ें कहाँ हैं? इसका जवाब शायद थोड़ा हैरान कर दे। देखिए, हर चीज, चाहे वो कितनी भी बनावटी लगे, उसकी जड़ें असल में प्रकृति से ही जुड़ी हैं। अरे, शर्ट पर लगा वो छोटा सा प्लास्टिक का बटन भी, वो भी तो लाखों साल पहले जमीन में दबे जीवाश्मों से बने पेट्रोलियम से ही आता है। तो सवाल ये उठता है कि प्रकृति में मौजूद कोई भी चीज, एक प्राकृतिक संसाधन, आखिर बनती कब और कैसे है? देखिए, किसी भी चीज को संसाधन कहलाने के लिए उसे 3 शर्तें पूरी करनी पड़ती हैं। पहली, हमारे पास उसे निकालने की टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। दूसरी, उसे निकालना और इस्तेमाल करना आर्थिक रूप से फायदेमंद हो। और तीसरी, जो बहुत जरूरी है, वो समाज को मतलब सांस्कृतिक तौर पर स्वीकार्य हो। अब ये जो तीसरी शर्त है, सांस्कृतिक स्वीकार्यता, इसे समझने के लिए तुलसी के पौधे का उदाहरण सबसे अच्छा है। हम तुलसी को पवित्र मानते हैं, है ना? इसलिए इसकी देखभाल करते हैं, इसे काटते नहीं। बिल्कुल वैसे ही दुनिया में कई समाज हैं जो कुछ खास जंगलों को पवित्र मानते हैं और उन्हें नहीं काटते। तो ये बात साफ है कि हमारी मान्यताएं और हमारी संस्कृति भी ये तय करती है कि कोई चीज संसाधन बनेगी या नहीं। चलिए अब बात करते हैं संसाधनों के प्रकारों की। मोटे तौर पर देखें तो इन्हें 2 बड़े हिस्सों में बांटा जा सकता है। एक वो जो सीमित है और दूसरे वो जो लगभग असीमित हैं। तो एक तरफ हैं नवीकरणीय यानी रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ये वो हैं जो कुदरती तौर पर मतलब नेचुरली फिर से बन जाते हैं, जैसे सूरज की रोशनी हो गई, हवा है या जंगल। और दूसरी तरफ हैं अनविकरणीय यानी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, जैसे कोयला और पेट्रोल। इन्हें बनने में लाखों साल लग जाते हैं और इनका भंडार भी बहुत सीमित है। नदियों का बहता पानी, ये रिन्यूएबल रिसोर्स का एक क्लासिक उदाहरण है। सोचिए, बारिश और पिघलते ग्लेशियर इन नदियों को लगातार भरते रहते हैं। प्रकृति का यही तो वो चक्र है जो जीवन को चलाता है। लेकिन यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात समझनी होगी। अगर हम इन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का इस्तेमाल उनके दोबारा बनने की रफ्तार से ज़्यादा तेज़ी से करें, तो वो भी ख़त्म हो सकते हैं। सीधी सी बात है, अगर हम किसी जंगल को उसके दोबारा उगने की स्पीड से ज़्यादा तेज़ी से काटते रहे, तो एक दिन वो जंगल बचेगा ही नहीं, है ना? और जब बात नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की आती है, तो मामला और भी गंभीर हो जाता है। एक अनुमान के मुताबिक भारत का जो कोयला भंडार है, जो हमारी ऊर्जा का इतना बड़ा सोर्स है, वो जिस रफ्तार से आज हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उस हिसाब से सिर्फ अगले 50 साल ही चल पाएगा। 50 साल? ये आंकड़ा वाकई सोचने पर मजबूर करता है। अब एक और दिलचस्प पहलू ये है कि ये जो प्राकृतिक संसाधन हैं, ये पूरी दुनिया में बराबर नहीं बटे हुए हैं और इस ऊंच नीच या कहें कि असमान बंटवारे के बहुत ही जटिल नतीजे होते हैं। अगर हम भारत में ही देखें तो कुछ इलाकों में खनिज बहुत ज्यादा हैं तो कुछ में बिल्कुल नहीं, और यही हाल पूरी दुनिया का है। और यही असमानता है जो ये तय करती है कि बड़े शहर कहाँ बसेंगे, व्यापार कैसे होगा और इकोनॉमीज कैसे चलेंगी। और पता है, यहीं से एक बहुत ही अजीब सी बात सामने आती है जिसे इकोनॉमिस्ट्स नेचुरल रिसोर्स कर्स या प्राकृतिक संसाधन अभिशाप कहते हैं। मतलब जिन देशों के पास कुदरती दौलत का भंडार होता है, वो देश अक्सर आर्थिक तरक्की में दूसरे देशों से पिछड़ जाते हैं, है ना अजीब? तो सिर्फ संसाधन होना ही सब कुछ नहीं है। एक और बहुत ज़रूरी बात, प्रकृति जो है ना, वो इंसानों की बनाई सरहदों को नहीं मानती। नदियाँ, हवा, खनिज, ये सब पॉलिटिकल बाउंड्रीज को नहीं देखते। एक नदी कई राज्यों या कई देशों से होके बह सकती है और बस यहीं से अक्सर विवादों की शुरुआत हो जाती है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमारे देश में ही है, कावेरी नदी। इसके पानी के बंटवारे को लेकर कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी के बीच बरसों से तनाव चला आ रहा है। ये हमें साफ साफ दिखाता है कि कैसे एक साझा संसाधन बड़े बड़े झगड़ों की वजह बन सकता है। तो अब सवाल आता है कि धरती के इन सीमित तोहफों को संभालने में हमारी मतलब हम सबकी क्या भूमिका है, हमारी क्या जिम्मेदारी है? एक विचार है,
एक ऐसी पुनर्योजी अर्थव्यवस्था यानी रीजेनरेटिव इकोनॉमी की तरफ बढ़ने का मतलब एक ऐसी इकोनॉमी जो प्रकृति के साथ मिलकर काम करे, उसके खिलाफ नहीं। एक ऐसी व्यवस्था जो चीज़ों को बार बार इस्तेमाल करे, कचरा कम से कम पैदा करे। सच पूछिए तो हमें प्रकृति से ही सीखना होगा, वो तो दुनिया की सबसे बड़ी रिसाइकलर है। और अच्छी बात यह है कि इसके लिए कई ठोस कदम उठाए जा सकते हैं, जैसे पानी जैसे कीमती संसाधन को बचाने के लिए पानी बचाने के जो हमारे पुराने पारंपरिक तरीके हैं उन्हें फिर से अपनाना, पुराने तालाबों और बावड़ियों में जान डालना और सबसे ज़रूरी पानी की बर्बादी को रोकना। ये कुछ रणनीतियां हैं जो बहुत ज़रूरी हैं। तो देखिए, हमने ये बातचीत प्रकृति की शक्ति और उसकी खूबसूरती से शुरू की थी, और मज़े की बात यह है कि यहीं पर हमें आगे का रास्ता भी मिलता है। प्रकृति की इसी ताकत और उसके संतुलन में ही हमारी आज की कई समस्याओं का हल छिपा है। तो आखिर में एक सवाल हम सबके लिए है। प्रकृति वो तो एक साइकिल में काम करती है, खुद को लगातार नया जीवन देती रहती है। सवाल यह है कि क्या हम इंसान भी प्रकृति के इस चक्र के साथ तालमेल बिठाकर जीना सीख सकते हैं? क्योंकि इसी सवाल का जवाब हमारा आने वाला कल तय करेगा।